Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 5 of ion exchange chromatography, and basically in this lecture we shall study what is suppressor ion exchange chromatography. आज हम नेक्स्ट अगेन आयन क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकली हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने थ्योरी तो इसकी काफ़ी पढ़ ली है, तो वो आज हम देखेंगे। तो नॉर्मल जो आयन क्रोमेटोग्राफी होती है वो हाई परफॉर्मेंस होती है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो हम इसमें एनालाइट का सॉल्यूशन पास करवाएंगे या हम जो इलेवेंट पास करवाएंगे वो हम विद प्रेशर जो है वो कॉलम में से पास करवाएंगे। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज हाई परफॉर्मेंस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सेकंड, यहाँ पर ये जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये सिर्फ अकेली आयन क्रोमेटोग्राफी नहीं है, ये है सप्रेस्ड आयन इनाइन एंड केटाइन क्रोमेटोग्राफी। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना या हाइड करना किसी चीज़ को, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सप्रेस्ड। अब ये सप्रेस्ड का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इफ़ यू सी द मेन डायग्राम ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर, तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो मिक्सचर है, सो दिस इज़ आवर सैम्पल विच इज़ सोडियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम सल्फेट। हमने इनमें केटाइंस को भी एक दूसरे से सेपरेट करना है और इनाइंस को भी एक दूसरे से सेपरेट करना है। सबसे पहले जो है वो हम इनाइंस जो है वो उनको सेपरेट करेंगे, यानी कि ये जो नाइट्रेट है और ये जो सल्फेट है फॉर दिस क्रोमेटोग्राफी टाइप, ये हमारे एनालाइट है लाइक नाइट्रेट एंड सल्फेट्स। हमने इनको सेपरेट करना है और इनकी क्वांटिटी को जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर है आपका स्टेशनरी फेज़, उस स्टेशनरी फेज़ की सरफेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव स्पीशीज़ लगी हुई हैं, और वो नेगेटिव स्पीशी क्या है? कार्बोनेट है। तो ये कार्बोनेट आयन जो है ये डीअटैच होगा इस स्टेशनरी फेज़ के साथ, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में आ जाएंगे ये नाइट्रेट और सल्फेट जैसे ही हम इसको कॉलम में से पास करवाएंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर इनाइंस लगे हुए हैं और वो टर्मिनल ग्रुप्स कौन से हैं? कार्बोनेट्स हैं। तो जैसे ही हम अपना सैंपल इसमें से पास करवाएंगे तो इन कार्बोनेट को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। अब क्योंकि ये जो कार्बोनेट है वो किसी पॉजिटिव स्पीशी के साथ अटैच है, तो ये जो सोडियम जो है वो भी नहीं अटैच होगा और जो कैल्शियम है वो भी नहीं अटैच होगा, वो सीधा आगे पास कर जाएगा। सिर्फ नाइट्रेट और सल्फेट जो है वो कॉलम के साथ अटैच रह जाएंगे। जब नाइट्रेट और सल्फेट अटैच रह जाएंगे बाकी सारी चीज़ें आगे निकल जाएंगी लाइक कार्बोनेट्स वगैरह। तो अब हमने इन नाइट्रेट्स और सल्फेट्स को आगे मूव भी करना है इन द कॉलम और इनको इल्यूट आउट भी करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए इल्यूएंट। तो इल्यूएंट जो है वो हम इस केस में लेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? ये फोर्स करेगा नाइट्रेट्स को और सल्फेट्स को कि वो यहाँ से निकलें और नीचे जो है वो आगे डिटेक्टर तक जाएं। यहाँ पर ये आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो आपको पता है कि आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही उनकी कंडक्टिविटी होगी, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, तो उस लिहाज से यहाँ पर कंसंट्रेशन का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अगर आप कंपोजिशन देखें तो ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम है। तो यहाँ से हम इलेवेंट डाल रहे हैं, ये हम सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका मेन कॉलम है जहाँ पर एक्सचेंज हो रही है, और यहाँ पर इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज़ है। इसके बाद एक चैनल है और यहाँ पर जो एक सेगमेंट है इसको हम कहते हैं सप्रेसर। इसका क्या फंक्शन है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे ही नाइट्रेट अटैच हो गए हैं, सल्फेट अटैच हो गए हैं, सोडियम आगे चला जाएगा, कैल्शियम आगे चला जाएगा, कार्बोनेट आगे चला जाएगा, तो रिमेनिंग जो है अब हमने नाइट्रेट और सल्फेट को यहाँ से पुश करना है आगे, तो उसके लिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज इलेवेंट यूज़ करेंगे। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा?
कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो नाइट्रेट और सल्फेट की जगह ले लेंगे, अटैच हो जाएंगे स्टेशनरी फेस के साथ, बिकॉज इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। वेयर एज ये जो नाइट्रेट है और सल्फेट है ये पोटाशियम के साथ कंबाइन होकर पोटाशियम नाइट्रेट बना देगा और पोटाशियम सल्फेट बना देगा। लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो जल्दी डिटेक्ट होगा यहाँ पर, और अगर आप इस स्टेज पर इस कॉलम को, अगर हम इसका डिटेक्टर यहाँ पर होता और हम यहाँ पर ग्राफ बनाते तो ग्राफ कुछ इस तरह का आना था। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कंटिन्यूस कंसंट्रेशन आनी थी क्योंकि वो हम ऊपर से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले आपको यहाँ पर रिसीव होना था पोटाशियम नाइट्रेट और फिर आपको पोटाशियम सल्फेट। वजह क्या है कि नाइट्रेट क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल है तो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा और पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो डिटेक्ट पहले हो जाएगा। अब सल्फेट पर -2 चार्ज है तो ये इजीली रिप्लेस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी फिर निकलेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर पोटाशियम सल्फेट जो है उसका इल्यूशन टाइम जो है वो बाद में आया। अब देखें कि इस स्टेज पर अगर हम यहाँ पर डिटेक्टर लगा लेते तो ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन आनी थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर हमने एक सप्रेसर कॉलम जो है वो लगाया है। तो ये हमारा एक्चुअल कॉलम है और ये सप्रेसर कॉलम। अब रीज़न क्या है, एक्चुअली ये जो कंडक्टिविटी सेल है, जब आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम सल्फेट इन तीनों का जब आप कंडक्टिविटी करेंगे तो क्योंकि KOH बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई है तो KOH की भी पीक आ रही है, KNO3 भी एंड K2SO4 भी, जिसकी वजह से एक्चुअल डिटेक्शन जो है वो हो नहीं रही, करेक्ट नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि देखें ना हमने तो एस्टिमेट करना है नाइट्रेट और सल्फेट को, साथ OH नेगेटिव भी आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी असम्बली हो जाए, डिटेक्शन सिर्फ नाइट्रेट की और सल्फेट की हो, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में आ रहा है वो ना हो। तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर हम सप्रेसर कॉलम जो है वो लगा रहे हैं। सप्रेसर कॉलम में ये होगा कि इसकी जो वॉल्स होंगी दे विल बी सैचुरेटेड विद H+ आयन। अब जैसे ही ये स्पीशीज़ यहाँ से गुजरेंगी तो जो यहाँ पर पोटाशियम होगा वो इनसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हाई से लो, यानी कि वो सप्रेसर कॉलम की वॉल्स की तरफ जाएगा और वहाँ से H+ जो है वो जो कि वॉल्स में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो हाई से लो की तरफ जाएगा और अंदर आएगा। उससे होगा क्या कि ऊपर से जो हम KOH डाल रहे हैं तो K जो है वो रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से, तो जो सल्फेट है वो H2SO4 में चेंज हो जाएगा, जो नाइट्रेट है वो HNO3 में चेंज हो जाएगा, और वो जो ऊपर से OH आ रहा था जिसकी वजह से सल्फेट और नाइट्रेट की डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी वो इस H+ के साथ मिलकर वाटर बना देगा। और वाटर आपको पता है कि वो न्यूट्रल स्पीशी होती है, तो यहाँ पर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा KOH का। तो यहाँ पर देखें कि डिटेक्शन तो हो रही है लेकिन ये दोनों सिग्नल जो हैं ये मास्क अप हो रहे हैं बाय द कंसंट्रेशन ऑफ KOH, तो हमें ये पीक्स नज़र नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर जब हमने सप्रेसर कॉलम लगा लिया है तो KOH की पीक जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर H2SO4 और HNO3 मिलेगा। तो ये अगर आप देखें कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हमारे लिए डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाएगी। तो सप्रेसर कॉलम का यहाँ पर फंक्शन ये है कि वो जो इल्यूएंट होता है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम इल्यूएंट जो है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इल्यूएंट नहीं फोर्स करना है इन एनालाइट्स को कि वो कॉलम में मूव करें। सो दैट इज़ वाई सप्रेसर कॉलम लगाकर हम इल्यूएंट के इफ़ेक्ट को जो नलीफाई कर रहे हैं, और ये हमें जो है वो दो पीक्स मिल रही हैं जिनकी सेम पोजीशन है और जिनकी सेम कंसंट्रेशन हाइट है। जस्ट यहाँ पर जो सिग्नल मास्क अप हुआ था बाय KOH वो मास्क अप नहीं हुआ, अब वो विजुअलाइज हो रहा है प्रॉपर। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सप्रेसर इनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नो अगेन हम इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट है, अगेन ये सैंपल है, ये है कैटाइन एक्सचेंज कॉलम। तो इसमें कॉलम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है लेकिन उसके ऊपर H+ आयन जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास सैंपल है सोडियम नाइट्रेट का एंड कैल्शियम सल्फेट का, लेकिन ये कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। तो अब हमारे यहाँ पर जो एनालाइट्स होंगे वो सोडियम होगा और कैल्शियम होगा। तो जैसे ही हम सैंपल को इसमें इंजेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जो कॉलम के साथ H+ है वो रिप्लेस हो जाएगा विद सोडियम एंड कैल्शियम।
नाइट्रेट और सल्फेट जो है वो कॉलम में से पास थ्रू कर जाएंगे, क्योंकि कॉलम की सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज इन नाइट्रेट और सल्फेट को रिपेल करेंगे। वेयर एज जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद सोडियम एंड कैल्शियम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कॉलम में से मूव करवाना है, तो हम इल्यूएंट यहाँ पर यूज़ करेंगे HCl। इल्यूएंट जब हम HCl यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि वो पुश करेगा, तो सोडियम एंड कैल्शियम जो है वो रिमूव होंगे और उनकी जगह पर अगेन H+ जो है वो कॉलम के साथ अटैच हो जाएंगे। जब H+ कॉलम के साथ अटैच हो जाएंगे, सोडियम और कैल्शियम जो है वो आगे डिस्प्लेस होंगे, तो जो क्लोराइड है फ्री फॉर्म में वो सोडियम और कैल्शियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा और कैल्शियम क्लोराइड बना देगा इस स्टेज पर, अगर हमारा डिटेक्टर होता। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर हमारा जो इल्यूएंट है जो कि फोर्स कर रहा है सोडियम को और कैल्शियम को टू पास थ्रू द कॉलम, तो वो है HCl। HCl की कंडक्टिविटी जो है वो सोडियम क्लोराइड से भी ज़्यादा है, कैल्शियम क्लोराइड से भी ज़्यादा है और इसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है। तो ये HCl की पीक है जो कि हाइड कर रही है सोडियम क्लोराइड की पीक को और कैल्शियम क्लोराइड की पीक को। तो हम यहाँ पर भी सप्रेसर कॉलम जो है वो लगाएंगे। सप्रेसर कॉलम क्या करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा कि इसकी वॉल जो है वो सैचुरेट होंगी हाइड्रोक्साइड आयन से, तो हाइड्रोक्साइड आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, वेयर एज जो क्लोराइड आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। उससे होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर HCl आएगा तो Cl रिप्लेस हो जाएगा विद OH, तो यहाँ पर वाटर बन जाएगा, वाटर विल बी न्यूट्रलाइज्ड, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिग्नल आएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिग्नल आएगा। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले डिटेक्ट हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में, बिकॉज सोडियम लेस फर्मली अटैच होती है कॉलम के साथ, क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज है। फेयर एज जो आपकी कैल्शियम है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होती है कॉलम के साथ, क्योंकि उस पर +2 चार्ज है, तो वो बाद में ल्यूट आउट होगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर अब आप देखें कि कोई HCl की पीक नहीं है और हमारी जो डिटेक्शन है वो इजीली हो रही है, और दिस इज़ दी कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो इस तरह हम प्रैक्टिकली कैटायन एक्सचेंज रीजन और एनायन एक्सचेंज रीजन दोनों यूज़ करके हम अपने जो सैम्पल्स हैं उनका जो मिक्सचर है, उनमें जो एनालाइट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट होता है बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक ही सिस्टम के अंदर दोनों कॉलम्स लगे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कैटायन एक्सचेंज के लिए हमें अलहदा से इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए हमें अलहदा से इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो चाहिए। तो बहरहाल ये सेटअप है और ये है आपका सप्रेसर कॉलम, और इसकी फंक्शनिंग की वजह से हमारी डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो सारी बाकी डिटेल है वो इसी से रिलेटेड जो है वो लिखी हुई है, तो ये आपने जो है वो इसको पढ़ लेना है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे स्टैंडर्ड्स का है। तो हम पहले स्टैंडर्ड्स रन करते हैं, हमें पता होता है कि ये पहले हमने फ्लोराइड रन किया है, तो फ्लोराइड की ये पीक है और ये इसकी कंडक्टिविटी है, फिर क्लोराइड, नाइट्रेट और इस तरह। फिर हम बाद में क्या करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल सैंपल है उसको रन करवाते हैं, तो उसकी भी पीक्स आती हैं। अब आप देखें स्टैंडर्ड में हमें पता है कि हमने क्लोराइड रन किया था तो क्लोराइड की इस पोजीशन पर पीक आई है, तो अब जो हमारा एक्चुअल सैंपल है जब उसमें भी वही उसी पोजीशन पर पीक आएगी, उसी रिटेंशन टाइम पर पीक आएगी, तो इसका मतलब है वो क्लोराइड है। तो हम अपने स्टैंडर्ड से अपना जो एक्चुअल सैंपल है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसी तरह फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट, तो ये जो है वो पीक्स आई हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और ये जो पीक्स आई हैं ये आई हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे यहाँ पर ये थोड़ा सा एक टॉपिक है कि क्या हर दफ़ा सप्रेशन जो है ये यूज़ करना ज़रूरी भी है। उसका आंसर है नहीं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर यहाँ पर
इलुएंट ऐसा हो जो कि जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो आपके एनालाइट से कम हो, तो फिर हम सप्रेसर कॉलम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। देखें, सप्रेसर कॉलम करने से हमें एफिशिएंसी तो हो रही है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमर होगा प्रोसेस एज वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ओवरऑल कॉलम। तो या तो जब आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो तब भी हमें सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास अगर स्पीशीज़ हैं लाइक बोरोएट हैं, सिलिकेट है, सल्फाइड हैं, तो जब हम इनको सप्रेसर कॉलम में से पास करवाएंगे दैन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट H2S। अब H2S की कंडक्टिविटी जो है वो न्यूट्रल इन स्पीशीज़ के मुकाबले में कम है। तो तब जब यहाँ पर अगर आप देखें कि जब पोटाशियम नाइट्रेट HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है या K2SO4 H2SO4 में चेंज हो रहा है तो कंडक्टिविटी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब ये स्पीशीज़ जो हैं ये कन्वर्ट होंगी इनटू H2S, फॉर एग्जांपल सिलिकेट हैं तो या सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2S, तो H2S की कंडक्टिविटी जो है वो सल्फाइड से कम है। तो इन दैट केस हम सप्रेसर कॉलम नहीं लगाएंगे और उसको हम फिर कहेंगे आयन क्रोमेटोग्राफी विदाउट सप्रेशन। तो अगर आपने विदाउट सप्रेशन जो है वो यूज़ करनी है अपने क्रोमेटोग्राफी, तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल इलुएंट्स चाहिए। तो हम ये बेंजोएट ले रहे हैं, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट ले रहे हैं और ये जो है वो फथैलेट ले रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है वो लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कन्वर्ट भी हो जाए अगर किसी और चीज़ में, तो देयर विल बी लाइक देयर कंडक्टिविटी विल हैव नो इफेक्ट। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हम इनको ईजिली इलुएंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इफ़ अगर आप यहाँ पर जो इलुएंट है वो डाइल्यूट फॉर्म में ले लें तो तब भी आपको सप्रेसर कॉलम लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेक्टर जो है वो कौन सा होता है और किस तरह वर्क करता है। तो डिटेक्टर हम मोस्टली जो है वो आयन कंडक्टिविटी डिटेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो में जो आयन कंडक्टिविटी वाला डिटेक्टर है वो कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको उसको भी यूज़ जो है वो आपको बताऊंगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि डिटेक्टर में अगर आयंस के अलावा हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ योर इलुएंट इज़ एब्जॉर्बिंग सम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस केस में अगर आप देखें कि इनमें अगर हम बेंजोएट और थैलेट्स को एज इलुएंट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में आपके डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं दे एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। तो अगर इन इलुएंट्स की कंसंट्रेशन जो है, आपको कैसे पता लगेगा कि एनालाइट जो है वो अब आपके डिटेक्टर में आ गया है। वो जब एनालाइट आएगा तो आपके इलुएंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इलुएंट की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी? जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, आपके यूवी और विजिबल एब्जॉर्प्शन कम होगी। और ये एब्जॉर्प्शन कम क्यों होगी? क्योंकि जब आपका एनालाइट डिटेक्टर तक पहुंचेगा और आपका इलुएंट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, तो आपकी यूवी का सिग्नल कम होगा और उससे पता लग जाएगा कि यस नाउ योर एनालाइट हैज़ स्टार्टेड टू कम एंड इट हैज़ रीच्ड टुवर्ड्स द डिटेक्टर। तो इस तरह हम कंडक्टिविटी डिटेक्टर और इनडायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ इनाइंस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहरहाल लेकिन ज़्यादा तौर पर जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं उनमें डिटेक्टर्स जो हैं वो कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स ही जो हैं वो यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। यहाँ पर अब देखें कि ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेपरेटर कॉलम सेपरेट्स द एनालाइट्स एंड द सप्रेसर रिप्लेस द आयनिक इलुएंट विद द नॉन आयनिक स्पीशीज। तो ये आपका मेन कॉलम है, इसको हम सेपरेटर कॉलम और एक्सचेंज कॉलम भी कहते हैं, और ये दूसरा जो सेकेंडरी है इसको हम सप्रेसर कॉलम जो है वो कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि 1,4-डाई अमोनियम बेंजीन कैटायन जो है इसको भी हम इलुएंट यूज़ कर सकते हैं एज
इंस्टेड ऑफ H प्लस, क्योंकि जब सप्रेसर में से गुजरेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज़ में और इसका सिग्नल जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। सो इस तरह हम यहाँ पर जब इलेवेंट यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं कि जो इजीली आफ्टर पासिंग थ्रू सप्रेसर किसी न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट हो जाए और हमारे सिग्नल के साथ इंटरफेयर ना करे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you are always welcome to ask or discuss. Thank you.